नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 जो आप पेपर देंगे तो उसमें किस तरह के स्ट्रेटजी आपके होने चाहिए। देखिए, जिस तरीके से अब रिजल्ट है उस पे हम बहस नहीं करेंगे, क्योंकि जो होना था वो हो गया। अब आगे की ओर हमें फोकस करनी है। तो जो बच्चे नए सेलेक्ट हुए हैं, हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे होपलेस हो गए थे, जिस वजह से पिछले 1 महीनों के दौरान उन्होंने स्टडी बढ़िया से नहीं किया होगा। लेकिन फिर भी आपके पास अभी टाइम है। जैसा कि बोला गया है कि आपके एग्ज़ाम मई में होंगे, तो मई में आपके 6th जो लेवल है उसके एग्ज़ाम होंगे। और जैसे जैसे एग्ज़ाम लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 की ओर जाएगा, जो गैप है वो काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो इस तरीके से लेवल नीचे गया है उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इंक्रीज होते चले गए हैं। तो जिस वजह से आपके लेवल 6 के जो एग्ज़ाम है वो एक दिन में तो निपट जाएंगे, लेकिन और जो लेवल है उसको होने में टाइम लगेगा। तो इससे एक बेनिफिट ये हो जाती है कि जिनका कम नंबर आया है उनके पास थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, यानी कि उनके पास मिनिमम अभी भी 1.5 महीना है। अगर हम अप्रॉक्स बात कर लेते हैं कि मई के स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगा आपके एग्ज़ाम, तो जो 2nd लेवल के हो या 3rd लेवल के हो या 4th लेवल के हो, जो ये सब एग्ज़ाम है ना, उसमें कम से कम तो अभी 1.5 महीने लगेंगे। तो इस दरमियान आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहूँगा। ये बुक है ओली बोर्ड का और इस पे 10 प्रैक्टिस सेट है एनटीपीसी के लिए। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। 10 इसमें मॉक टेस्ट है। अब इसका कंटेंट की हम बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको 10 मॉक टेस्ट यहाँ पे दिख जाएंगे और इस तरीके से, और डिटेल इसमें एनालिसिस किया गया है। एक एक क्वेश्चन का एक एक सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन का लेवल, तो लेवल तो आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, यानी कि एक जो स्टैंडर्ड लेवल है वो मिलेगा। और इसमें डिटेल एनटीपीसी में कौन कौन से पोस्ट है, कितना मतलब कहाँ पे पोस्ट है, क्या पे स्केल है, सब चीज़ इसमें डिटेल में दे रखा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक दे दूंगा। और भी जो बुक है, इसके पीछे भी बुक बहुत सारे हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। फ्री ई बुक भी वगैरह मिलता रहता है। तो आप यहाँ से जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और ये बुक को परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि जो आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए एनटीपीसी का। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो पैनिक नहीं होनी है। स्ट्रेटजी का मतलब यही है कि कैसे हमको मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि कोई भी चीज़ आप बेसिक क्लियर करें, क्योंकि अब आपको रिवीजन करने का समय आ गया है। और रिवीजन में क्या रिवीजन कर सकते हैं, मैथ्स जितना बना सकते हैं। आपके जो रीजनिंग पोर्शन है जितना बना सकते हैं। आपने जितना जीके पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ अभी तक पढ़ा है, उससे ज़्यादा मत पढ़िए, क्योंकि जितना जीके पढ़ेंगे उतना कन्फ्यूजन हो जाएगा और जो पढ़े हैं वो भी भूल जाएंगे। तो जो अभी तक आपने पढ़ा है जीके, उसी को रिवीजन कीजिए। बात कर लेते हैं करेंट कैसे पढ़ना है। तो देखिए, करेंट के लिए मैं जहाँ तक समझ पाया, पिछला जो पेपर है उसको एनालिसिस किया है। मैं टेलीग्राम स्टडी विथ ER मनीष जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने जो प्रीवियस एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि ये वाला CBT 1 में पूरा जो सेट है तकरीबन 5400 पेज का, 5400 पेज, हाँ, यानी कि 5500 पेज का, उसमें PDF के रूप में मैंने उसको टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। तो स्टडी विथ ER मनीष जो टेलीग्राम है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एनटीपीसी CBT 1 में पूछे गए। और वही जो एजेंसी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, तो उसके माइंडसेट को पढ़िए कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। रीजनिंग में देखिएगा ना, तो जो आपके मिसिंग टर्म है या रॉन्ग टर्म है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो वैसे जो क्वेश्चन है एक बार आप सेट देख लीजिएगा, उसी तरह के प्रश्नों को ज़्यादा आप प्रीफर कीजिएगा कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट ज़्यादा मत दीजिए। अभी का जो चीज़ है, सिनेरियो है, अभी आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, 1 सप्ताह तक रिवीजन कीजिए जितना भी पढ़े हैं। मतलब कि मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन रोज़ाना मॉक टेस्ट देने से क्या होगा ना कि आपको 2 घंटा मॉक टेस्ट देने से बर्बाद हो जाएगा।
और उसमें इजी क्वेश्चन भी रहते हैं, टफ क्वेश्चन भी रहते हैं। तो यानी कि ओवरऑल अगर आप एनालिसिस करते हैं तो 4-4 घंटे आपके मॉक टेस्ट में चले जाएंगे। तो स्ट्रेटजी का मतलब यही है कि आपको मॉक टेस्ट अगर लगाना है तो सप्ताह में एक ही लगाइए। जितना अभी तक आपने पढ़ाई किया है, आप मैथ्स में हो या जो भी हो, कहीं आपने नोट्स बना रखा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए और दिमाग पे बर्डन मत लीजिए कि हमसे ज़्यादा नंबर लाए हैं CBT 1 में, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वह मेरा कैसे होगा, मेरा तो 60 ही नंबर है, किसी का 90 नंबर है। भाई देखिए, जो 60 नंबर 90 नंबर का जो डिफरेंस है ना, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हो सकता है जो 90 नंबर लाए हैं वो अभी पढ़ाई 1 महीने से या 2 महीने से या 1 साल से छोड़ रखे होंगे, हो सकता है उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया होगा, या हो सकता है उनका कंडीशन कुछ ख़राब हो गया होगा या कुछ ऐसा हो गया होगा। तो ये जो नंबर का क्योंकि ये देखिए ना कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है 1 साल पहले का हुआ है और 1 साल के अंदर कितना परिस्थितियाँ अलग हो जाती है। तो जिस वजह से आपको ये दिमाग पे कभी नहीं बर्डन लेके पढ़ाई करनी है कि कौन आपसे आगे था CBT 1 में। जैसे ही आप CBT 2 में आ गए तो आप मान के चलिए कि जो आपके पास वाला बैठा है वो 90 नंबर नहीं लाके आपके जितना ही नंबर लाया है, ठीक है। तो ये दिमाग पे कभी बर्डन मत बनाइएगा, क्योंकि होता है, मैं समझता हूँ कि जब हमारे कम नंबर आते हैं CBT 1 में या PT में कम नंबर आते हैं तो हमें लगता है कि यार हमसे ज़्यादा नंबर लाने वाले ही का तो सिलेक्शन होगा, हमारा कैसे सिलेक्शन होगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो ज़्यादा नंबर लाते हैं हो सकता है कि उनका परिस्थिति अभी आपके जैसा ना हो, आप फेवरेबल कंडीशन में आ गए हों, आपका उस समय हो सकता है प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा, अभी प्रिपरेशन हो गया होगा। तो ये सब जो मैटर है, मैं देखिए ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ कि कैसे अपने आप को कूल रखना है इस दरमियान, 1 महीने के दरमियान। आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही ना। सबसे पहले तो अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाइए कि आपका CBT 2 में इसलिए नहीं हुआ है कि नंबर कम गए हैं या नंबर ज़्यादा है इसलिए नहीं हुआ है। आपको CBT 2 में इक्वल कर दिया गया है, यानी कि सभी के बराबर कर दिया गया है। अब वहाँ से फाइट करनी है। मेंटली इतना अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, उसके बाद आप अपने जो टॉपिक है उस पे आ जाइए, यानी कि मैथ्स पे आ जाइए। मैथ्स में जहाँ पे भी आपको वीक लग रहा है, यानी कि 1-2 पोर्शन वीक लग रहा है तो उसको कभी कभी टच कीजिए, लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी को ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वही आपके नंबर दिलाएंगे। जो वीक पॉइंट है वो क्या करेंगे, आपको एग्जाम में भी फंसाएंगे और आपके टाइम भी कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यही अभी 1 महीने के दरमियान का यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। करेंट अफेयर्स में अब ज़्यादा 1 साल से जो करेंट अफेयर्स चल रहा है उसको स्टडी बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, हो सकता है आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से अपना स्टडी करता हूँ और इसी तरीके से एग्ज़ाम देता हूँ, और जो भी है आपके सामने है। मैं क्वालिफाई करता हूँ नहीं करता हूँ वो तो आप मुझसे जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि करंट अफेयर्स में कुछ चुनिंदा जो टॉपिक है, जो मैंने आपको बताया ही था, बहुत बार वीडियो में बताया था और एक स्पेशल भी वीडियो बनाया था, स्टडी विथ एआर मनीष करंट अफेयर्स टॉपिक, सर्च कीजिएगा आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप 2-3 को मॉक टेस्ट देख लीजिए, जो प्रीवियस ईयर का CBT 1 का आया हुआ है, जो मैंने टेलीग्राम में शेयर किया है, उसको आप देख लीजिए। उसमें किस तरीके के आपके करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। जैसे आपके जो अभी नियुक्तियाँ जो मेजर हो जाती है, जैसे कि इसरो के जो चीफ साइंटिस्ट है वो कौन है, या नीति आयोग के चांसलर कौन है। तो इस तरीके के जो चीज़ है, या अभी जितने भी न्यायालय में नियुक्तियाँ हुई है जजों का, या जजों का तो सभी न्यायालय में नहीं, मुख्य जज का आप देख लीजिएगा, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जान लीजिएगा। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, UN का जितना भी पार्ट है, UNDP है या UN का जितना भी पार्ट है, उसके जितने भी सब पार्ट हैं, बैंक जितने भी रैंकिंग है, रैंकिंग कौन निकालता है, कौन से ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, ये जो मुख्य टॉपिक है, किसको पद्म विभूषण मिला, पद्मश्री मिला, ये पद्मश्री तो बहुत सारे मिलते हैं तो उसमें जो चुनिंदा नाम होते हैं, लेकिन हाँ पद्म विभूषण और पद्म विभूषण और भारत रत्न ये सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को मिलता नहीं है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी हॉट टॉपिक है। और फिर रत्न में, या अब फिर ऑस्कर अवार्ड में चले जाएं, फिर नोबेल अवार्ड में। तो ये जो मुख्य चीज़ें हैं ना, इसी को करंट में पढ़नी है। ये नहीं कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर में कितना घाटा जा रहा है, कौन सा बैंक किससे लोन ले रहा है, ये सब जो चीज़ें अगर रटिएगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और एकदम से सब टॉपिक मतलब कि गोबर में मिल जाएगा। कहने का मतलब यही हुआ कि आपको स्ट्रैटेजी की बात करें, एकदम स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैंने आपको
जीके का करंट अफेयर्स का मैंने टॉपिक दे दिया है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से टॉपिक है। अगर आप सर्च करेंगे तो आ ही जाएगा जैसे मैंने बताया। उसके बाद मैथ्स में जितना प्रैक्टिस कीजिए, सेट प्रैक्टिस आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, जितना आपने कर रखा है उसी को रिवाइज कीजिए। रीजनिंग में आप क्यूजेज लगा सकते हैं, जितना भी ऑनलाइन क्यूजेज आती है, अड्डा का आती है या वाईफाई की आती है या आपके अनअकैडमी या हॉलीवुड की कोई भी आती है या आपके टेक्स्ट बुक की आती है, जहाँ से भी आपको लगाना है फ्री में बहुत सारे जगह मिल जाते हैं, तो वो लगा सकते हैं। और अपने आप को अभी के दौरान काफ़ी कूल रखिए। आप ये समझिए कि आप ही सुपरस्टार हैं। अगर दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि आपसे ज़्यादा कोई तेज नहीं है, तो आराम से एग्ज़ाम निकलेगा। नहीं तो अगर आप इस मूड में रहेंगे कि हमसे ज़्यादा नंबर लाने वाले हैं, तो बिल्कुल आप नेगेटिव में चले जाएंगे और बिल्कुल पेपर गलत करके आएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं ये स्ट्रेटजी आपको काम आएगी और इसी को फॉलो कीजिएगा। कौन से नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए, यानी कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।